तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है साथियों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी हम कोई यहाँ से नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम टू टाइम मिल सके। अभी कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारा यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत है। कुलदीप कल भी उसका मैसेज आया था, आज क्लास नहीं है। कह रहे यार क्लास है क्यों नहीं, रेगुलर क्लास चल रही है। नहीं होती तो मैं मैसेज डालता हूँ बाकायदा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत आती है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। तब भी सब्सक्राइब कर लो तो आपको पता लग जाएगा, जब भी वीडियो डलेगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। उससे आप समझ जाओगे कि क्लास है या नहीं है। नहीं है तो उसका मैसेज मिल जाता आप लोगों को टाइम से। क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब तो करो कम से कम चैनल को, तभी तो पता लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहाँ से पता लगेगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, उसको छोड़ दो, सब्सक्राइब करके बस छुट्टी। और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन का वो आपका नोटिफिकेशन उसका तुरंत टाइम से मिल सके। सिंपल, इसमें है ही क्या। तो इसी संदर्भ में साथियों हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मिक्स एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं एज पर करंट पैटर्न, एज पर यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ये सीरीज चलाई है। उसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी संदर्भ में आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि किस अधिनियम में यह बोला गया कि ब्रिटिश क्राउन की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। कौन से अधिनियम में ये किया गया था, ये प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश क्राउन की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। जिससे पहले भारत का सम्राट होता था क्राउन। कब किया गया ये प्रावधान, कौन से अधिनियम में किया गया था, बताइए साथियों। चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में था, आपने राइट आंसर चूज करके, ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आपने पुटअप करना है कमेंट बॉक्स में। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों। क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये 1909 का जो एक्ट होगा मार्ले मिंटो एक्ट होगा साथियों। 1909 का मार्ले, ये मार्टिन चेम्सफोर्ड एक्ट होगा। और ये होगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये कहता है कि किस गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो 35 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेहरू ने कहा था ऐसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे कहता है कि अमीरों का सुल्तान किसे कहा जाता है। बताइए साथी, अमीरों का सुल्तान किसे कहा जाता है। बताइए साथी राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा। बताइए किसने कहा सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को।
तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपके सामने, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इलियट ने कहा था और एल्फिंस्टन ने कहा था। फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। आगे क्या था कि मेगास्थनीज ने किसे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा महल कहा है। हाँ बताइए साथियों, किसे कहा है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा महल, किसने किसे कहा, कौन से स्थान को कहा है। मेगास्थनीज की बात हो रही है। मेगास्थनीज नाम आती है, मेगास्थनीज का ध्यान आना चाहिए। मेगास्थनीज के किस कौन से शासक के समय आया था, कितने टाइम तक यहाँ पर रहा था और क्या क्या उसने कहा, ये सारा आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए चीज़ें, समझे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, कहाँ से आया था, अराकोसिया कंधार से आया था। किसने भेजा था उस समय, वहाँ का शासक कौन था यूनान का, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। उसने पाटलिपुत्र को कहा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसने कहा यहाँ के महल बहुत बड़े बड़े हैं। आगे तक इंडिका का संकलन 1846 में किसने किया। तो इसमें तो बताइए सर राइट आंसर क्या होगा। 1846 की बात हो रही, तो 1840 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सीधा सा फंडा होता है आपके पास कि जो गलत गलत लग रहा है आपको हटा दो। सबसे पहले ये हटेगा आपका मेगास्थनीज हट जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 1840 तक में कुछ था ही नहीं इसका तो मामला। ठीक है, दूसरा सैयद अहमद हसन, ये भी नहीं था। सैयद अहमद हमदानी, ये एक पाकिस्तान का वो है क्या बोलते हैं हिस्टोरियन। ठीक है, इसने भी काफ़ी काम किया पाकिस्तान में, और कश्मीर के पीओ की जो आज का उस पर काफ़ी काम किया इसने भी। ठीक है, दो बचते हैं, स्पूनर और स्वानबेग। स्पूनर ने किया नहीं था, ये स्वानबेग इसका राइट आंसर होगा। कब, 1846, याद रहना चाहिए आपको। इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। ये सिंपल क्वेश्चन, नेट का है वो क्वेश्चन साथियों। इंडिका का जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बताइए किसने किया। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये आपके हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना आप लोग। इसका तो सबको पता ही होगा, मैक्रिंडल है ये, मैक्रिंडल नहीं होगा, ये ऐसे प्रकार लिखा जाएगा, मैं के नीचे रह की मात्रा, क्रेन डे और ले, मैक्रिंडल, अंक की बिंदी यहाँ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होगा ये मैक्रिंडल, शब्दावली का गलत लिखा हुआ है, देख लेना। 41 कहता है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का संकलन किसने किया। तो सबको पता, सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि नेट का क्वेश्चन भी है, ये मिल जाएगा आपको पीवाईक्यू में बहुत, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ये क्या हुआ था कि पहले आंसर दो, फिर मैं बताता हूँ उसकी राम कहानी क्या थी। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम शास्त्री। पंडित श्याम शास्त्री ये एक हिस्टोरियन और स्कॉलर थे। इन्होंने मैसूर से मिली थी इनको पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई। कहाँ से, मैसूर के संग्रहालय से, म्यूजियम से मिली थी, मैसूर के संग्रहालय से। कब मिली थी, 1905 में। वहाँ का किसी खादिम ने इनको दी थी, सेवक ने इनको दी थी, हैं। इन्होंने ढूंढ रहे थे, इंटरेस्ट रखते थे, ऐसे लोग रखते हैं, हिस्टोरियन थे, रखते थे इंटरेस्ट की पुरानी चीज़ों मिल जाए तो उसको, इन्होंने इसको पढ़ा और फिर 1910 में शायद इन्होंने पब्लिश की थी हिंदी में, और उसके बाद फिर 1916 में 15 में वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ था। यह साथ से देख लेना इस टॉपिक को। आगे आता है चाणक्य का अर्थशास्त्र किस शैली में था, बताइए साथियों, किस कौन सी शैली में लिखा गया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। ये लिखा गया था आपका चंपू शैली, ये संस्कृत की चंपू शैली। चंपू शैली बोल तो कुछ गद्य और पद्य, यानी कि गद्य
प्लस में पद्य, दोनों शामिल शैली में जो लिखा जाता है ना। गद्य मतलब कहानी के रूप में, स्टोरी टाइप में, और पद्य मतलब पद्य यानी कि पोइट्री के रूप में, कविता के रूप में, श्लोकों के रूप में, दोनों ही तरीके से लिखा गया है ये। ठीक है। आगे तक विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे। कौन से इतिहासकार के प्रभाव से विकसित हुए थे? दो एंशियंट हिस्टोरियन दे दिए, दो न्यू मॉडर्न हिस्ट्री के हिस्टोरियन दे दिए इन्होंने। बताइए कौन से किसके प्रभाव से विकसित हुए थे? ऐसा किसने लिखा कि विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे? बताइए छात्र, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43। ऐसा लिखा है आपके आर.जी. कॉलिंगवुड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साथी क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। बताइए सर, ये किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी के इतिहास का वो थे विद्वान। इनकी दो पुस्तकें बहुत फेमस है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1837 के अराउंड इन्होंने पब्लिश की थी। आगे कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि पल्लव मल्ल थी? यहाँ कौन सा था जिसकी उपाधि पल्लव मल्ल थी? बताओ भाई, 45 का राइट आंसर क्या होगा? फोर्टी फाइव का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदीवर्मन 2। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? तो सबको पता होगा। लीडर कौन था इस समय का जिसमें चिटगांव शस्त्रागार पर दावे का आयोजन किया था? बड़गांव वहाँ होता ना, ये चिटगांव क्या बोलता आपके आधुनिक बंगाल में पड़ता है ये। वहाँ शस्त्रागार था, ब्रिटिश आर्मी के हथियार रखे रहते थे वहाँ पे, आर्मरी सिस्टम था। तो वहाँ पे दावा बोल करके इनका प्लान था, हथियार लूट लेंगे। लूटे भी थे इन्होंने, पर बाद में फिर कुछ साथी पकड़े गए, कुछ लोगों को उन्होंने मार डाला अंग्रेजों ने। मुठभेड़ मारे गए थे, कुछ लोग शहीद हो गए थे, कुछ को पकड़ के फांसी पर लटका दिया। तो लीडर कौन था उस समय का? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राष्ट्र थे वो थे लीडर इस समय मास्टर सूर्यसेन महोदय। ये थे, ये पर बहुत तगड़े क्रांतिकारी थे। कहता है कि निम्न पुरोहितों में से कौन यज्ञ संपादन का निरीक्षण करता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नेट का आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, सिंपल क्वेश्चन बात बिल्कुल। अगर आपने पढ़ा होगा, चारों वेद पढ़े होंगे और वेदों को संकलन करता, वेदों को अलग अलग, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद के अलग अलग वो होते हैं ना, पाठ करने वाले विद्वान, उनको क्या क्या बोला गया है वो देखना है। और जब वेदों का पाठ होता है तो उसमें देखभाल जो करता है यज्ञ का संपादन का जो निरीक्षण करता है, केयर टेकर होता है, उसे क्या कहा गया, उसे क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आसान है, अदरवाइज मुश्किल है। सारे मुश्किल है, फिर तो पढ़ाई नहीं होगा, तो सारे मुश्किल है भाई। उसे कहा गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा। वो वाला ब्रह्मा नहीं, चतुर्मुखी जो है, नहीं, ये अलग दूसरा ब्रह्मा है। एक ऋषि होता था जो कि जिसके डायरेक्शन में यज्ञ चलता था। आगे कहता है कि निम्न शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन सा था? श्री यजना।
श्री सातकर्णी पुलवामी थर्ड या श्री शिवा श्री पुलवामी? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए साथियों। तो 48 का जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी, पुलवामी थर्ड, फोर्थ सॉरी, पुलवामी फोर्थ आएगा। सर्वप्रथम चारों आश्रमों की व्यवस्था किस में की गई है? चारों आश्रम पता है ना? चार आश्रम बोले तो यहाँ पे आएगा आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, यहाँ पे आएगा आपका गृहस्थ, ये 0 से 25 साल की उम्र मान लीजिए, यहाँ 25 से 50 साल की उम्र तक का गृहस्थ आश्रम, ये आ जाएगा आपका वानप्रस्थ। कौन सा? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब 50 से लेकर के 75 तक का एज हो जाती है ना इसमें। अगर आदमी की एज हम 100 साल माने तो चार आश्रम में 25-25 साल के चार आश्रम डिवाइड कर दिए। और चौथा आश्रम जो होगा, अंतिम आश्रम, वो होगा आपका संन्यास। हर चीज़ से संन्यास लेकर के अपना राम का नाम भजो है। 75 से 100 साल जब तक आदमी मृत्यु ना हो, जब तक संन्यासी में रहेगा वो। तो इस प्रकार से चार आश्रम बताए गए हैं, गृहस्थ वो सॉरी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो किस में कौन से ग्रंथ में आती है ये सबसे पहले चर्चा? क्वेश्चन नंबर 49। जल्दी बताओ यार, क्वेश्चन बहुत पेंडिंग अभी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाबालोपनिषद। जाबाल जमा उपनिषद, जाबालोपनिषद आएगा। द ट्रू द ट्रू लव स्टोरी एमाइल एंड सुभाष। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये पता क्या था? ये इसका नाम बताता हूँ आपको। ये था आपकी, चलिए नहीं पहले आप आंसर तो फिर बताता हूँ मैं क्या था इसकी कहानी। पहले आप आंसर तो दीजिए कि क्या है ये। द ट्रू लव स्टोरी एमाइल एंड सुभाष नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? बताइए साथियों। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा बोस। ये जो है ना, ये बुक जो है ये है आपकी सुभाष चंद्र बोस और इनकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम था इमाइली, इमाइली शेंकी। जर्मन में जब हिटलर से मिलने गए थे तो इसको यहाँ पर शायद 1-1.5 साल 2 साल तक लगभग रहे थे। और वहीं पर इन्हें एक इमाइली शेंकी जो कि एक पत्रकार थी, उससे प्यार हो गया था। जर्मन की मूल निवासी थी वो, उससे प्यार हो गया था। बाद में इन्होंने एक शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी हुई थी। ठीक है, बेटी इनके आज भी जिंदा, वो जर्मनी में रहती है, बूढ़ी हो चुकी है, करीब 80 साल के आसपास हो गई, 1945-43 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने शादी की थी। उसके बाद 1 से 1.5 साल 2 साल वहाँ पर रहे थे। उसके बाद वो छोड़ करके उसको उनको वहीं पे ही अपनी पत्नी और बच्चे को फिर ये आ गए थे, बाद में अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए थे। तो 45 उनकी डेथ हो गई बताते हैं, लेकिन डेथ नहीं हुई थी उनके 45 में। वो इसके लिए अगर देखना हो आपने तो देखना चंद्रचूड़ और कौन सा धर है यार, अनुज धर ने एक बुक लिखी है, योर प्राइम मिनिस्टर हैज़ डेड, हु वाज नेताजी के करके। उसकी बहुत सारी बुक्स हैं, उन्हें देख लेना यार, मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक, ब्रिलियंट चीज़ें लिखी है उस बंदे ने। वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा आपको, अनुधर के नाम से, अनुधर ऑन सुभाष चंद्र बोस देखोगे, वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ये रामकांड थी इसकी। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कलकत्ता के प्रथम अधिवेशन में स्वागत समिति के प्रमुख कौन थे? आंखें बाहर आ गई भाई साहब मेरी भी। क्या कहता है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कलकत्ता के प्रथम अधिवेशन में स्वागत समिति के प्रमुख कौन थे? किस जो स्वागत समिति कमेटी बनाई गई थी स्वागत करने के लिए, उसके लीडर कौन थे? किसने लीड किया था उसको? क्वेश्चन नंबर 51। इसके जो लीडर थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे कहते हैं कि अकबर कालीन टोडर प्रकाश ग्रंथ निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? अकबर के काल में जो लिखा गया था टोडर प्रकाश, ऐसा लगा टोडर मलिया आ गया हमारे सामने, है ना। ग्रंथ निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? किसने लिखा था ये?
इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुनंदन मिश्र। हाँ, कहते हैं कि मुगल काल में मुस्लिम विधि न्याय के अनुसार अपराधों के लिए कितने प्रकार के दंडों का विधान प्रचलित था। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है भाई। मुगल काल के अंदर मुस्लिम विधि व्यवस्था के अनुसार, यानी कि शरीयत के अनुसार, इतनी राम कहानी लिख दी इन्होंने। मुस्लिम विधि व्यवस्था मतलब शरीयत, शरा है, शरा कागज, शरा या शरिया एक ही बात, या शरीयत। इस्लामिक रिपब्लिक जहाँ होता है, जहाँ भी इस्लाम का शासन होता है, वहाँ कानून साथियों इस्लामिक हदीसों और कुरान के अनुसार चलता है, जिसे कहा जाता है शरिया। अंग भंग कर देते हैं वो, हाथ चोरी के तो हाथ काट देंगे, पाँव से कोई अपराध किया तो पाँव काट देंगे, और अगर आप सोचो जरा, अगर आपने रेप किया तो आपका मामला ख़त्म। इसलिए वहाँ पर सऊदी अरब में, कंट्री जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ क्राइम कम होते हैं, क्योंकि कठोर सज़ा है वहाँ बहुत ज़्यादा। तुरंत हर शुक्रवार को जुम्मे के दिन न्याय कर देते हैं वहाँ पर वो लोग, सरे चौक पे पहले नमाज अदा करेंगे, ठीक है, उसके बाद आएंगे, अपना प्लान करेंगे, उसके बाद फिर न्याय होता है। इस पर भरे बाजार सरे आम चौक होता है वहाँ पर न्याय। यहाँ हमारे तरह नहीं है कि 10-10 साल लग जाएँ। तो बताइए क्वेश्चन 53 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सबको पता होना चाहिए, 4 प्रकार के थे न्याय। कौन कौन से थे वो देख लेना। कहता है कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे आंगन में सभी संस्कृतियाँ एक साथ फले फूले, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पैरों तले कोई भी संस्कृति कुचली जाए। ये संस्कृति है, कोई भी संस्कृति कुचली जाए। मैं नहीं चाहता कि, आगे देखते हैं, मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई दलित, पिछड़ा, अशिक्षित या निर्धन हो। यह ऊपर कथन किसका है, किसका बताइए। कौन से महाशय जी का कथन है बताओ साथियों। सीधी सी बात है, ऐसी तो राम कहानी भैया भाई, एक ही बंदे थे जो कहते थे राम कहानी, वो महात्मा गांधी जी करते थे इसका, इस तरह की बातें तो फिलोसॉफिकल अच्छी लगती हैं बातें, पर बाकी ये रियल में इतना नहीं लगता यार, रियलिटी से दूर होती हैं बातें। उन्होंने पढ़ लिया, वो 2 किताबें पढ़ी थी, एक टॉलस्टॉय की, एक और पत्नी कौन सी उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में, स्वराज हैं, उसमें लिखा एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके उनकी बुक है ना, उसमें लिखा उन्होंने ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन 55 कहता है कि बाल विवाह को नियंत्रण में करने के लिए शारदा एक्ट डैश में, बाल विवाह निरोध अधिनियम डैश में, नेटिव मैरिज एक्ट डैश में, और सम्मति आयु अधिनियम डैश में पारित हुआ था। तो बताइए कौन था, कब कब कहाँ कहाँ पारित हुआ था, बताओ 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 बताओ। बताइए शायद राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 55 का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी बोलो चाहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा सद्य के साथ, इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या है कि सबको एक चीज़ को पता होगा तो आपका सोल्व कर सकते हो। पता नहीं कि शारदा एक्ट कब हुआ था, पर तब पता होना चाहिए। शारदा एक्ट हुआ था हमारा 1930 में, 1931, ABCD एक इसकी लाइन में देख लो, एक ही है फर्स्ट पे, और 1930 ये रहा, तो इसी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 में, 3 में, 4 में, 2, 3 और 4, सिंपल। कहता कि आगे सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनी या कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द डोमेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया। हाँ बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1876 में।
आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। हाथों को बांध देने के लिए, कारीगरों के हाथ बांध देने के लिए एक प्रकार की हथकड़ी, क्योंकि रेलवे सारा कच्चा माल ढो कर ले गए थे वो लोग, गांठें उसकी क्या बोलते हैं आपके, कपास की गांठें ढो करके सारा माल पहुंचा दिया। अंग्रेज वहाँ से सूती कपड़ा बना करके आता था, सस्ते दाम पे यहाँ बेचते थे, ट्रेड फ्री हो गया था, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होगी थी उसमें। बर्बाद कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के हथकरघा उद्योग को। SMSE या MSME मीडियम शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज वगैरह है, छोटे और लघु उद्योगों को बोलते हैं ना। तो 57 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सहचर ने में लिखा है। कहता है कि निम्न कथा रचनाओं में से किसने अपनी कथा सूत्र महाभारत से लिया है। किसने अपना कथा सूत्र महाभारत से लिया। महाभारत में से ही कुछ कथा सूत्र लिए गए हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन, बता सकते हो आप लोग, लेकिन वही बात जब बताओगे जब आपको वो आएगा। आपने रामायण महाभारत देखी होगी प्रॉपर तरीके से, तभी तो बता पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 58, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए कि महाभारत में कौन कौन से कथानक है। महाभारत में सबसे पहला कथानक आपका किरातार्जुन ही है, यानी कि ये अर्जुन और शिव के वेश में आते हैं, और किरात के वेश में आते हैं उस समय शिव भगवान। ठीक है, तो अर्जुन तपस्या करके शिव भगवान से अस्त्र प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो किरात का वेश धारण करके अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिव भगवान आते हैं। तो ये आ गया एक तो 2 नंबर पे। ठीक है, दूसरा था शिशुपाल वध, कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, ये आ गया। और दश कुमार चरित्र की भी कहानी आती है कि कुमारपाल था ना एक, कौन सा, उसके संबंध में इसका भी लिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों आएंगे आपके, यार ये नहीं आएगा एक, तो एक इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा, एक इसमें भी, एक गलत हो जाएगा, एक इसमें भी, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका बी 2, 3 और 4, किरात अर्जुन, दशपाल वध और शिशुपाल वध और दश कुमार चरित्र। पढ़ा करो यार, कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं आप लोगों का। कहता जॉन जूर्डान किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था। जॉन जूर्डान, पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो यार नाम इसका। किसी को पता है, किसने पढ़ा इसके बारे में तो बताना भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा इसके बारे में। जॉन जूर्डान, पता नहीं क्या चल रहा मामला। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था भाई ये। टॉमस और कैप्टन हॉकिंस तो सुना हमने, पर इसके बारे में नहीं पढ़ा। खैर आज पढ़ लिया, अच्छी बात है एक। कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी। हाँ, कौन सा सुल्तान था वो दिल्ली का जिसने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी, बताइए साथियों। सिक्सटी का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलबन। और रुक जाओ भैया, ए बलबन ने की थी ऐसे। हाँ, कहते मुगल काल में गोलिम क्या था। बताए गोलिम क्या था भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा। ये था आपका एक ऑप्शन नंबर डी, एक पानी का जहाज था गोलिम। वास्को डी गामा कालीकट कब आया था। कालीकट की बात हो रही है, ध्यान देना साथियों। नवंबर 1502, ये 1502 है आपका, नवंबर 1515। ठीक है, 1-2 हो गया। और बताता हूँ ऑप्शन।
अक्टूबर 1515, अक्टूबर 1503 और अक्टूबर 1509। बताओ साथ कब आया था? 1502, 1503, 1505, 1515 और 1509 में से कब आया था? क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, नीचे जाना पड़ेगा यार, ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 1502 में आया था भाई वो। कहाँ पर? कालीकट की बात हो रही है। सबसे पहले 1498 में आया था ना। कब आया था, कहाँ पर आया था? देखना जरा, बताना, लिखना। देखते कितने लोगों को पता है, मामला ऐसे चल रहा है। भारत में नीनो दा कुन्हा का वायसराय का काल जिसने कार्यभार संभाला, हाँ, कब आया था भारत में नीनो दा कुन्हा? वायसराय का जो वायसराय था नीनो दा कुन्हा, नीनो दा कुन्हा जो वायसराय था ना भारत, उसमें उस समय का वो, उसने कार्यभार कब संभाला, कब आया था वो भारत में? फ्रेंच थे ना वो, फ्रांसीसी थे तो पुर्तगाली था। काउंट डी लाली। तो बताइए साथियों कौन था, पुर्तगाली था या फ्रेंच था, और कार्यभार उसने कब संभाला? और क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा होगा आपका 1529। क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। कहता है कि दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हुए थे। कब रवाना हुए थे लंदन वो? क्वेश्चन नंबर 64 ये हुए थे आपके ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1931 को। एकमात्र क्या बोलते हैं वो, बी आर अम्बेडकर एक बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 का पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 का तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों में भाग लिया था उन्होंने। महात्मा गांधी ने खाली सेकंड में ही लिया था। 65 कहता है कि महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? क्या बात है। ये आ गया ना पुस्तक जो मैंने बताया था आपको अभी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्होंने बहुत कुछ लिखा इसमें बुक में। बांझ और वैश्या किसमें कहा इन्होंने? ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में लिखा, बताइए। 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंद स्वराज में। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त टू किसे कहा जाता है? मौर्य वंश का चंद्रगुप्त टू किसे कहा जाता है, बताइए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संप्रति को। महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसी में, अच्छा ये तो हो चुका ना, दोबारा कोई बात नहीं, ये भी आएगा दोबारा। आगे आगे कहता है कि 69 पे आ जाओ आप सीधे। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष के पश्चात अकबर ने हर सूबे का न्याय प्रशासन मीर ए अदल अधिकारी को सौंप दिया? ये आएगा मीर ए अदल, मीर ए अदल अधिकारी सौंप दिया। कब सौंपा उसने अपने प्रशासन का, अपने हर सूबे का न्याय प्रशासन? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 से सबको पता होगा, पता होना चाहिए। चौबीसवें साल अपने इसने जो है प्रशासन को बांट दिया था, तो 1915 दिया जाएगा आपका, ठीक है। कहता है कि 17 क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 1581 ईस्वी में अकबर ने किसे राजद्रोह के आरोप में पेड़ से लटकाकर फांसी की सजा दी थी? किसे दी थी अकबर ने?
राजद्रोह के आरोप में पेड़ से लटकाकर फांसी की सजा दे दी थी। बताइए कौन था वो। सेवेंटी का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा शाह मंसूर। इसे लटका कर, पेड़ के लटका करके फांसी दे दी गई थी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे साथियों, 70 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 30 क्वेश्चन, उनका हम आपको कल कराएंगे, उनको सोल्यूशन आप कल कराएंगे 1 बाय 1 करके। हमारा अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री MCQ सीरीज चले, सबको पता होगा। हमारे चैनल को लाइक कर दिया करो बगैर गए साथियों, वीडियो को शेयर कर दिया करो, मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके उसका। और अब की बार सैटरडे के बजाय मंडे को गूगल मीट करेंगे, टाइम बता देना कि टाइम किस टाइम करें, वही शाम को 5 बजे 4 बजे करें या रात को 9 बजे करें, ये देख लेना अपना, ठीक है। जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास रेगुलर अटेंड करते रहिए, स्टडी में लगे रहिए। तब तक थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।